अक्षिता अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ी मन ही मन में समर को याद कर रही थी। तभी उसकी नजर सामने की ओर गई और उसकी तरफ देखते ही वो चौंक गई। अक्षिता ने जब सामने देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। सामने एक आदमी पेड़ से टिककर खड़ा था और बड़ी शिद्दत से उसे ही देख रहा था। उस इंसान ने पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे और उसने हुडी पहन रखी थी। अक्षिता ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पर हल्का पसीना आने लगा। उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो हर जगह पर गार्ड्स तैनात थे। अक्षिता घबरा गई, कहीं गार्ड्स ने उसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अक्षिता ने जल्दी से अपना फोन उठाया और उसे फोन लगा दिया। दूसरी तरफ नीचे गेट के बाहर दूर खड़ा समर, जो कब से उसे देख रहा था, उसका फोन रिंग हुआ, जिसे देख उसके चेहरे पर हसीन मुस्कान खिल गई। उसने जल्दी से फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से अक्षिता घबराई हुई सी उस पर बरस पड़ी। प्लीज समर, आप यहां से चले जाइए। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज। अक्षिता की बात सुनकर समर उसको देखते हुए तड़प भरी आवाज में बोला, नहीं, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आती मैं यहां से हिलूंगा नहीं। मुझे तुम चाहिए, बस तुम। तुम्हारी फैमिली वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी से इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पापा से भी लड़ूंगा और तुम्हारे भाई से भी। प्लीज आजा। उसकी ऐसी तड़पती हुई आवाज सुनकर अक्षिता रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने रोते हुए समर से कहा, प्लीज समर, तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है, प्लीज। यह कहकर अक्षिता ने फोन कट कर दिया और कमरे के अंदर चली गई। वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई देखे, क्योंकि वहां सिक्योरिटी के लिए सिर्फ गार्ड्स ही नहीं, सीसीटीवी के साथ साथ उन सब के कमरे में भी रुक्षित ने सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखे थे। अगर समर कुछ भी ऊटपटांग हरकत करता है तो रुक्षित को तुरंत पता चल जाएगा। अक्षिता बेड पर लेटकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ समर वहीं खड़े होकर अक्षिता के रूम की तरफ देख रहा था। रुक्षित का कमरा। रुक्षित सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था और आरना आज भी अपना फेवरेट कार्टून शो टीवी पर देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसकी खनकती हंसी की आवाज से रुक्षित का ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था और वो दुनिया जहान की परवाह किए बिना अपने में ही गुम थी। रुक्षित ने गहरी सांस ली और अपना लैपटॉप बंद करके आरना की तरफ आ गया। उसने टीवी को बंद किया और उसके पास बैठ गया। रुक्षित की हरकत से आरना का मुंह फूल गया, जिसे देख रुक्षित उसको प्यार से देखते हुए बोला, सो जाओ बीवी, और कितनी देर तक जागने वाली हो? आपको उससे क्या? आप जब कमरे में होते हैं तब भी अपना वो सड़ा हुआ सा लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं और मैं टीवी देखती हूं तो आपको प्रॉब्लम होती है। आरना ने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया और उसमें अपने आप को पूरा ढक लिया और सोने लगी। रुक्षित अपनी जगह से उठ गया और बोला, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना। रुक्षित की बात सुनकर आरना ने झट से अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटा दिया और बैठकर उसे देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो सिसक सिसक कर धीरे धीरे रोने लगी। उसे रोता देख रुक्षित की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। वही आरना ने जब उसके एक्सप्रेशन देखे, वो एकदम से चुप हो गई और रुक्षित को देखने लगी। उसका मासूम सा चेहरा देख रुक्षित ने अपनी एक आईब्रो चढ़ा ली तो आरना फिर से बेड पर लेट गई और खुद से बोली, माफिया डॉन, बहुत शौक है ना मुझे छोड़कर जाने का? ठीक है, जाइए जाइए। जब आप आएंगे ना, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रेडी होगा। यह कहकर आरना गुस्से से सो गई। वही रुक्षित अपने माफिया अवतार में क्लोजेट से बाहर आया और उसके माथे पर किस करके वहां से चला गया। अगली सुबह आरना, अक्षिता, रूही, लीना हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे। रोज की तरह आज भी टीवी पर न्यूज चल रही थी। सब शांति से चाय पीते हुए न्यूज देख रहे थे। तभी टीवी पर एक एंकर नजर आया और उसने सबको नमस्ते करते हुए बोलना शुरू किया। टीवी पर बहुत सारी लाशें दिखाई जा रही थी जिन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था।
किसी का हाथ गायब था तो किसी की गर्दन, किसी की नाक गायब थी तो किसी की आंखें। एंकर उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला, हर एक इंसान के सीने पर बड़े बेदर्दी से AR लिखा हुआ था और उनकी बॉडी के कई हिस्से किसी जानवर ने नोच नोच कर खाए हुए थे। आज ही मुंबई के जंगल में ये सारी लाशें बरामद की गई हैं, जिन्हें बहुत बेदर्दी से मारा गया है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ये सारे आदमी क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए थे। इनका हर एक क्राइम के साथ कनेक्शन है। खोजबीन करने पर बस इतना ही पता चल पाया है कि इन्हें मारने वाला और कोई नहीं, माफिया वर्ल्ड पर RR के बाद राज करने वाला माफिया AR है, जिसकी बेदर्दी की कोई सीमा नहीं है। जिस अंदाज में इन लोगों को मौत मिली है, ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। AR का नाम अब गली गली में गूंज रहा है। ये माफिया AR किसी के भी हाथ नहीं आ रहा है। कई सारी खुफिया एजेंसी इनके पीछे लगी हुई है, लेकिन आज तक इन्हें किसी ने नहीं देखा, और जिन्होंने देखा है वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। एक बार फिर से इस माफिया ने अपनी बेदर्दी और बेरहमी से पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया है। पता चला है कि इस AR माफिया के पीछे RR माफिया डॉन बेदर्दी का बादशाह है, जिनके बेदर्दी के किस्से पूरी दुनिया को पता है। इन दोनों को ही आज तक किसी ने नहीं देखा है। कौन है ये लोग जो अपनी पहचान को छुपा रहे हैं? क्या दुनिया कभी जान पाएगी इनके असली चेहरे? जानने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ। तब तक के लिए जानते हैं अगली न्यूज के बारे में। सब ध्यान से न्यूज देख रहे थे। तभी आरना कॉफी से सिप लेते हुए बोली, हे कृष्णा जी, पता नहीं अब ये AR कौन है? एक तो मेरा पति है और अब नया कौन आ गया जो मेरे पति से भी आगे निकल रहा है। पता नहीं कहां से आया है, और मेरा RR माफिया अब इसके साथ बहुत ज्यादा दिख रहा है। पता नहीं अब क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अब तो मैं थक गई हूं ये खून खराबा देखते देखते। अच्छा हुआ जो उस माफिया को पहले ही धमकी दे दी और मेरे गोलू मोलू से बेटे को इन सब से दूर रखा। अब बस उसकी भी शादी हो जाए तो मैं अपने जैसी ही एक बहू ले आऊंगी, ताकि मुझे कंपनी मिल जाए। उसकी बात सुनकर रूही ने उसके सर पर हल्के से चपत लगाई और बोली, तू चुप कर। एक है कि हमसे संभलती नहीं और तू एक और लाने की प्लानिंग कर रही है। वाह बेटा वाह, ऐसे ही गंजा कर दे जीजू को, फिर तेरे सर के ये सुंदर से बाल चिपकाती रहना उनके सर पर। ये कहकर रूही अपनी जगह से उठकर जाने लगी। रूही की बात सुनकर आरना चिढ़ गई और बोली, अच्छा बच्चू, रुक तू, अभी तुझे बताती हूं। ये कहकर आरना रूही के पीछे भागने लगी, लेकिन कमर दर्द के कारण वो जल्दी ही सोफे पर गिर पड़ी। दूसरी तरफ आज त्रिशिता और अलीशा अपने काम से मुंबई के सबसे बड़े होटल में आई थी, क्योंकि आज अलीशा और त्रिशिता की खुफिया मीटिंग थी। वो दोनों आराम से मीटिंग रूम की तरफ चलते हुए जा रही थी। तभी अलीशा को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देख अलीशा फिर से चलने लगी। इस वक्त उसकी धड़कनें तेज चलने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे से बोली, माफिया AR, ये यहां भी पहुंच गया क्या? क्या इंसान है ये? सामने है फिर भी पकड़ नहीं सकती। कितना मजबूर हो रही हूं मैं। पता नहीं अब मीटिंग में क्या तमाशा होने वाला है। अलीशा ने जैसे ही अपने सीने पर हाथ रख AR का नाम लिया, वहां पिलर के पीछे छुपे अक्षित के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो जुनून से बोला, आज भी उतनी ही शिद्दत है, बस दिल की धड़कन से ही पहचान जाती है। इतना प्यार करती है लेकिन बड़ी मासूम है। दुनिया से बेखबर मेरी बेबी गर्ल उस इंसान को मारने की प्लानिंग कर रही है जो खुद में एक तबाही है, जिसे सिर्फ मिटाना आता है, मिट जाना नहीं। कब तक भागोगी बेबी गर्ल? अब जल्द ही तुम मेरे पास होगी। वही एहसास होगा, वही जुनून होगा, उतनी ही शिद्दत होगी। तबाही मचेगी लेकिन आदमी की पहचान अलग होगी। कुछ देर बाद अलीशा और त्रिशिता उस मीटिंग रूम में थे जहां उनकी खुफिया मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग रूम में बड़े से सोफे पर एक लड़की बैठी हुई थी
जिसने सिल्क का ब्लैक कलर का जैकेट और पैंट पहनी हुई थी। उसके पैरों में बूट्स थे, आंखों में चश्मा लगाए उसने अपने चेहरे को बनी के फेस मास्क से कवर कर रखा था। उसने अपने बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। वो उन सब की बॉस थी। काफी देर तक मीटिंग चलती रही। सब कुछ हो जाने के बाद उस बॉस ने अलीशा की तरफ उंगली दिखाते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, अलीशा, तुम्हें एआर का मिशन दिया हुआ था, लेकिन अभी तक तुम उस मिशन में कामयाब नहीं हुई हो। इसलिए हम सब ने एक फैसला किया है। अगर तुम्हें एआर को पकड़ना है तो तुम्हें आरआर से कनेक्ट होना पड़ेगा, और उस आरआर माफिया तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसके सबसे भरोसेमंद आदमी रुक्षित ठाकुर को अपने हाथ में लेना होगा। और उसे हाथ में लेना है तो तुम्हें उसकी बीवी आरना ठाकुर को पटाना होगा, जिसे पटाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा क्योंकि वो बहुत मासूम है, जो तुम्हारे हाथ इजीली लग जाएगी। उसके बाद सबसे जरूरी बात, इन सबको अपने साथ में लेना है तो तुम्हें उस अक्षित ठाकुर को फंसाना होगा। तभी तुम उनके घर में घुस पाओगी और तुम्हें एआर के पास जाने का मौका मिलेगा, जिसके लिए सबसे आसान तरीका तुम्हारे लिए सिर्फ एक यही है, और वो तुम अच्छे से समझ गई हो। उसकी बात सुनकर अलीशा का सर चकरा गया। उसने अपने सर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, लेकिन मैं कैसे ये सब। वो इतना ही बोल पाई थी कि वो बॉस जोर से चिल्लाई, मिशन तुम्हारा है मिस माथुर, और तुम अपनी बात से पलट नहीं सकती। तुम्हें जो काम दिया है तुम्हें उसे पूरा करना होगा, किसी भी कीमत पर, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। अलीशा को उस बॉस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से उसे देखा और मीटिंग रूम से बाहर आई और वही साइड में खड़े होकर कुछ सोचने लगी। जब वो पीछे मुड़ी उसे किसी की परछाई दिखी, जिसे देखते हुए अलीशा की आंखें एकदम से छोटी हो गई। वो धीमे कदमों के साथ उस तरफ चली गई। त्रिशिता भी उसी के साथ थी। वो दोनों ही बड़ी चालाकी से आगे जा रही थी। तभी उनके कानों में फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इशारा करके आगे बढ़ी। अलीशा एकदम से उस परछाई के सामने खड़ी हो गई और नम आंखें लिए सामने एक टक देखने लगी। सामने मास्क लगाए एआर किसी लड़की के गले लगा हुआ था और वो दोनों काफी क्लोज नजर आ रहे थे। आखिर कौन है ये नई दुश्मन जो अब अपने पैतरे चला रही है? बहुत तगड़ी सिक्योरिटी और खुफिया इंतजाम के साथ रहने वाले आरआर और एआर तक पहुंच पाना क्या इतना आसान है? कैसे अपने मिशन में सफल हो पाएगी अलीशा? या फिर कोई और रोमांचक मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीटिंग के बाद अलीशा जब त्रिशिता के साथ बाहर निकली तो उन्हें फुसफुसाहट की आवाज आई, जिसे सुनकर वो उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ी। अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर अलीशा की आंखें नम हो गई। अलीशा नम आंखों से एक टक सामने देखने लगी। त्रिशिता जो उसके पीछे खड़ी थी उसने भी सामने देखा और फिर अलीशा की तरफ देखा, जिसे देख अलीशा ने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया और वहां से तेजी से चली गई। उसके जाते ही त्रिशिता ने आह भरी और गुस्से से एआर को देखकर वहां से चली गई। वहीं एआर जिस लड़की के गले लग रहा था वो और कोई नहीं अलीशा की बॉस थी, जिसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, जिस कारण उसे कोई पहचान नहीं पाया। उस लड़की ने एआर को गले लगाते हुए खुश होकर कहा, कैसे हैं आप भाई? एआर ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और प्यार से बोला, काम हुआ? उस लड़की ने खुश होकर उसे देखा और अकड़ते हुए बोली, आप कोई काम दो और वो रुद्रानी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुद्रानी रुद्र और अनिका की बेटी। इसे माफिया लोग बहुत पसंद है। बचपन से ही वो आरआर को देखती आ रही थी, इसीलिए उसने ठान लिया था कि वो भी माफिया बनेगी। लेकिन उसे रुद्र और अनिका से इस बात की परमिशन नहीं थी। जैसे जैसे रुद्रानी बड़ी हो रही थी उसका इंटरेस्ट इस चीज में बढ़ गया था, इसीलिए उसने छुपकर माफिया माथुर के साथ हाथ मिलाया था। वो उसके लिए काम करती थी, लेकिन ये बात अक्षित और रुक्षित को पता चल गई थी। इसीलिए अक्षित ने उसका सपोर्ट किया और उसे माथुर के पास रहकर उसकी खुफिया बातों के बारे में जानने के लिए कहा।
तब से वो माथुर की सारी खबरें अक्षित को देती आ रही है और इस बारे में किसी को भी नहीं मालूम है सिवाय रुक्षित और उसकी टीम के। एआर ने उसे घूर कर देखा और बोला, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन मामू को पता है क्या कि तुम यहां आई हुई हो? एआर की बात सुनकर रुद्रानी ने अपनी जीभ दांतों तले दबा दी और अपने सर पर चपत मारते हुए धीरे से बोली, भूल गई भाई। एआर ने अपना सर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं मामू से बात कर लूंगा, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसे बिना बताए कहीं पर मत चली जाया करो। रुद्रानी ने अपना सर हिलाया और उसके साथ प्राइवेट रूम में जाते हुए बोली, उस माथुर ने बहुत बड़ा प्लान किया है। वो फूफा जी को मारने की प्लानिंग कर रहा है भाई, और उसकी मेन टारगेट बुआ है। एआर ने अपने कोट के जेब में हाथ डाला और गुस्से में चेयर पर बैठते हुए बोला, लेकिन उसे नहीं पता कि वो क्या करने जा रहा है। उन्हें छूने से पहले ही उसके हाथ काट दूंगा, पर सबसे पहले उन्हें सेफ रखना होगा, नहीं तो वो नीच उस गद्दी के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगा। रुद्रानी ने अपना सर हिलाया और बोली, हां भाई, वो अलीशा को। रुद्रानी इतना ही बोल पाई थी कि उसे अपने ऊपर अक्षित की तेज नजरों की तपिश महसूस हुई, जिसे समझकर वो हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, अब मेरा मतलब भाभी को वो सिर्फ यूज कर रहा है, उसे किसी भी कीमत पर वो गद्दी चाहिए। अक्षित ने कुछ सोचा और फिर वो दोनों बातें करने लगे। तभी वहां जॉनी और हिमेश आ गए। उन्होंने जैसे ही रुद्रानी को देखा वो दोनों खुश हो गए और उसके पास जाकर उसके बाल खींचकर उसे तंग करने लगे। थोड़ी देर बाद वो सब पैलेस चले गए। आरना, अक्षिता, लीना और रूही हॉल में बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। रुद्रानी जल्दी से भागते हुए अंदर चली गई और आरना को गले लगाकर खुश होकर बोली, बुआ मैं आ गई। उसे वहां देखकर सब खुश हो गए थे और उनकी ना खत्म होने वाली बातें शुरू हो गई थी। वही अक्षित, हिमेश, जॉनी ऑफिस चले गए थे। आरआर इंडस्ट्री। अक्षित अपने केबिन में बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। सब अपने काम में बिजी थे। तभी हिमेश ने आकर केबिन का डोर नॉक किया। अक्षित ने उसे आने का इशारा किया और फिर से काम करने लगा। हिमेश ने उसे देखा और धीरे से बोला, भाई भाभी आई है। अक्षित ने अपना सर हिलाया और उसे अंदर भेजने का इशारा किया। हिमेश केबिन से बाहर चला गया। वहीं थोड़ी देर बाद अलीशा ने केबिन का डोर नॉक किया और अंदर आ गई। अक्षित ने उसे देखा और बैठने का इशारा किया, जिसे देख अलीशा उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसने अपने बैग में से एक फाइल निकाली और अक्षित के सामने रखते हुए बोली, मिस्टर ठाकुर, ये फाइल प्रोजेक्ट की है। मैंने इसमें सारी डिटेल्स लिख दी है और इस प्रोजेक्ट को मिस्टर आरआर ने अप्रूव किया है। अक्षित ने उस फाइल को देखते हुए कहा, और इस प्रोजेक्ट पर हमें साथ में काम करना है, राइट? अलीशा ने अपना सर हिला दिया, जिसे देख अक्षित ने अपनी आंखें फाइल पर गड़ाते हुए कहा, ओके, तो कल से हम अपना काम शुरू करते हैं। शार्प 8 बजे तुम्हें मेरे केबिन में हाजिर होना होगा। अलीशा ने अपना सर हिलाया और वहां से जाने लगी। उसने जानबूझकर अपना पैर चेयर में फंसा दिया और अक्षित की तरफ गिर पड़ी। अक्षित ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया, फिर जल्दी से अपनी मुस्कान छुपा ली। अलीशा ने अक्षित को देखा और शर्माते हुए बोली, सॉरी सर, वो पैर फंस गया था। उसकी बात सुनकर अक्षित ने उसे सीधा खड़ा किया और मदहोशी भरी आवाज में बोला, कोई बात नहीं मिस अलीशा, फंस तो मैं भी रहा हूं। अलीशा उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखने लगी। उसे देख अलीशा की आंखें छोटी हो गई। ये देख अक्षित ने उसे देखा और धीरे से उसके ऊपर झुककर बोला, आई लाइक यू मिस अलीशा माथुर। अलीशा, जो अक्षित को फंसाने की प्लानिंग कर रही थी, उसे अक्षित की तरफ से ऐसे रिस्पॉन्स की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो एक तरह से खुश भी थी कि उसे अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने हल्के से शर्माते हुए कहा, जी ये आप क्या कह रहे हैं? अक्षित ने उसे देख हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वही जो तुमने सुना।
अलीशा ने अक्षत को देखा और जल्दी से केबिन से बाहर चली गई और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ये एहसास इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, जैसे मेरे पास एआर खड़ा हो। क्या ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? तू ज्यादा सोच रही है आलू। उसने अपना सर झटका और वहां से चली गई। उसके जाते ही अक्षत केबिन में बनी खिड़की के पास चला गया और वहां खड़े होकर बाहर जा रही अलीशा को देखने लगा। उसकी आंखों में अलीशा के लिए दीवानगी और जुनून साफ साफ नजर आ रहा था। उसने दीवानगी से अपने पैंट की जेब में हाथ डाला और उसे देखते हुए जुनून से बोला, तुझे पाना मेरी ख्वाहिश है, तुझे देखना मेरी चाहत है। तू दूर ना जाए इस नादान दिल से, बस यही मेरी रब से दुआ है। बेहद मोहब्बत करता हूं मैं तुझसे बेबी गर्ल। तुम्हें खुद पता नहीं होगा इतना जुनून चढ़ा है तेरा मुझ पर। बस एक बार पापा को आ जाने दो, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी। अक्षत फिर पूरा दिन अपने केबिन में ही रहता है। रात का वक्त, अक्षता का कमरा। आरना को रुक्षित के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे रुक्षित के बिना नींद नहीं आ रही थी। काफी देर तक करवट बदलने के बाद आरना ने अपना फोन लिया और रुक्षित को कॉल करने लगी। काफी देर बाद भी जब रुक्षित ने उसके कॉल्स नहीं उठाए तो आरना को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में रुक्षित को मैसेज टाइप किया, बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो माफिया डॉन। बीवी का एक कॉल अटेंड करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है ना? पहले स्लॉट कराइए आप। आपको मैं खुद को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी और आपसे बात भी नहीं करूंगी। मुझे कल आप मेरे सामने चाहिए, वरना भूल जाइए कि 2 महीने तक मैं आपके हाथ भी लगूंगी। अगर कल मेरे उठने से पहले आप मेरे सामने नहीं आए ना, तो मैं लंदन चली जाऊंगी। फिर रहिए आप मेरी सौतन उस माफिया के काम के साथ। आरना ने मैसेज लिखकर सेंड कर दिया और जवाब का इंतजार करने लगी। जब काफी देर तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो आरना ने गुस्से में फोन को ऑफ कर दिया और सो गई। अक्षता और रुद्रानी आरना की हरकतें देख रही थी। उसके सोने के बाद अक्षता ने रुक्षित को मैसेज भेजा, डैड, आपकी महबूबा इस वक्त बहुत ज्यादा भड़क गई है। आपकी तो खैर नहीं है। लगता है इस बार मम्मा आपको 1 महीने तक अपने पीछे भगाने वाली है। उनका मुंह बहुत ज्यादा फूल गया है और आपकी दिलरुबा कतई जहर लग रही है। अक्षता ने यह लिखकर आरना की तस्वीर खींचकर रुक्षित को सेंड कर दी। कुछ ही देर में उसे रिप्लाई आया, सो जाओ बच्चा, उस फूले हुए गुब्बारे को मैं देख लूंगा। बहुत देर हो गई है, सो जाओ। अक्षता ने उसे ओके का मैसेज किया और सो गई। अगली सुबह आरना आराम से सो रही थी। बहुत देर बाद उसकी आंखें खुली। उसने देखा अभी तक वो अक्षता के कमरे में ही है। इसका मतलब रुक्षित अभी तक नहीं आया है। उसने अपने मुंह को फुलाया और गुस्से में बोली, हाँ, रुक्षित फुक्षित कहीं के, माफिया डॉन, शैतान के पूर्वज, आलू का भरता, समोसे की लाल चटनी कहीं के, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। आरना गुस्से में कमरे से चली गई। आज उसका मन बाहर जाने का था। वो सबके साथ शॉपिंग पर चली गई। सबने बहुत एंजॉय किया और आरना ने बहुत सारा फास्ट फूड खाया। उसके तो मजे हो गए थे। रूही उसे रोकते हुए बोली, बस कर आरू, और कितना खाएगी? देख, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा। बस कर अब। देख तो, तूने सुबह से कितना ज्यादा बाहर का खा लिया है। उसकी बात सुनकर आरना चिढ़कर बोली, देख रू, तू मेरे खाने पर नजर मत लगा, मुझे खाने दे। एक तो वो माफिया कुछ खाने नहीं देता, बड़े दिनों के बाद मौका मिला है, मैं इसे वेस्ट नहीं करने वाली। सबने उसे बहुत समझाया पर आरना ने किसी की नहीं सुनी और जी भर कर खा लिया। शॉपिंग के बाद सब पैलेस वापस चली गई। आरना आकर हॉल में पसर गई और अपने पेट को सहलाते हुए बोली, हाय, मेरा नाजुक सा पेट आज कितना ज्यादा भर गया है। ऐसा लग रहा है फिर से गड़बड़ हो रही है। उसकी बात सुनकर रूही और लीना ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। वहीं अक्षता और रुद्रानी खुशी से चहकते हुए बोली, वाह, ओ माय गॉड, हमें फिर से कोई भाई और बहन मिलेंगे। दोनों खुशी से नाचने लगी। वहीं आरना का मुंह खोला का खुला रह गया और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई।
जिसे सुनकर आरना का चेहरा गुस्से से भर गया। बाहर से रुक्षित रौब से चलकर पैलेस के अंदर आने लगा। उसे आता देख आरना उठकर वहां से जाने लगी। वो रुक्षित को इग्नोर करने के लिए वहां से जा रही थी, जिसे देख रुक्षित दीवानों की तरह उसे देखने लगा। तभी अक्षिता चहकते हुए उसे देखकर बोली, कंग्रेचुलेशंस डैड, आप फिर से डैड बनने वाले हैं। मम्मा प्रेग्नेंट है। अक्षिता की बात सुनकर आरना जो वहां से जा रही थी उसकी हालत खराब हो गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। वही रुक्षित को बहुत बड़ा झटका लगा। वो तेजी से आरना के पीछे भागा। आरना भागते हुए कमरे में चली गई और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। रुक्षित अंदर आया और जैसे ही उसने आरना को देखा उसके तो होश ही उड़ गए। एक तरफ अलीशा और अक्षित की कहानी परवान चढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रुद्रानी भी अपने भाई अक्षित और फूफा जी की राह पर चल निकली है। बेहद दिलचस्प होती जा रही है ये अनोखी दास्तान। तो बस सुनिए अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुक्षित की गैर मौजूदगी में आरना ने खूब फास्ट फूड का लुत्फ उठाया। रुक्षित जैसे ही वापस आया, आरना कमरे की तरफ भाग गई और सीधे बाथरूम में चली गई। रुक्षित उसके पीछे गया और आरना को देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ अक्षित अलीशा के साथ मीटिंग में बिजी था। उसका पूरा ध्यान मीटिंग पर ही था। उसके लिए यह मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसका पूरा दिन काम करने में ही निकल गया। जब उसे पता चला रुक्षित वापस आ चुका है तो वो जल्दी से पैलेस के लिए निकल गया। आरआर पैलेस। अक्षिता, रुद्रानी, लीना और रूही जोर जोर से हंस रही थी। रूही ने हंसते हुए अक्षिता से कहा, ओ मेरे गुलाब के फूल, ये तुमने क्या कर दिया? अब जीजू आरू को छोड़ेंगे नहीं। देखना आज उसकी क्या हालत होने वाली है। अक्षिता हंसते हुए बोली, मासी, आज तो मम्मा की खैर नहीं है। कल वो पापा से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसलिए उन्होंने आज इतना सारा फास्ट फूड खाया और अब 100% चांस है कि उनका पेट दर्द शुरू हो गया होगा, इसलिए वो इतने जल्दी भाग गई। वरना इतने गुस्से में होने के बावजूद वो यहां से यूं जाती क्या? अक्षित, जो अभी अभी पैलेस के अंदर आया था, उन सब की बातें सुनकर सर हिलाते हुए मन में बोला, आज तो मम्मा गई, आज तो पापा से बात होने से रही, बेवजह ही उसे छोड़कर इतनी जल्दी आ गया। अक्षित जाकर उनके बीच बैठ गया। वहीं ऊपर आरना बाथरूम में थी और उल्टियां कर रही थी। अब तो रुक्षित का दिमाग एकदम से ठनक गया। वो जल्दी से अंदर चला गया और आरना की पीठ को सहलाने लगा। काफी देर बाद आरना रिलैक्स हुई और रुक्षित को इग्नोर करते हुए बेड पर जाकर लेट गई। रुक्षित ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें एकदम छोटी हो गई थी। वो बस आरना को घूरे जा रहा था। वही आरना अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसे अच्छे से पता था, अगर रुक्षित को पता चला कि उसने आज क्या कांड किया है तो पक्का आज उसे वो सूली पर लटका देगा। अब तो उसका पेट दर्द भी शुरू हो गया था। वो बस रुक्षित को इग्नोर कर रही थी। उसे अब बहुत डर लगने लगा था। ऊपर से कल उसने रुक्षित को धमकी भी दे दी थी। रुक्षित का चेहरा बहुत ज्यादा गंभीर था। उसने गुस्से से आरना को देखा और बोला, ये सब क्या है बीवी? क्या प्रिंसेस जो बोल रही है वो सच है? आरना अपने पेट के बल लेट गई और अपना मुंह तकिए में छुपा दिया। रुक्षित ने अपने कोट को उतार कर फेंक दिया और आरना के पास बैठ गया। उसे उसका जवाब मिल गया था। अगर आरना प्रेग्नेंट होती तो यूं पेट के बल न सोती। उसने आरना को पकड़ लिया और उसे सीधा लिटा दिया। आरना ने गुस्से से उसे देखा और बेड पर बैठकर बोली, हाथ भी मत लगाइए आप मुझे, जाइए। क्यों आए हैं यहां? मुझे कुछ भी हो जाए मैं देख लूंगी, समझे आप? रुक्षित ने उसे देखा और अपनी शर्ट के स्लीव को ऊपर करते हुए बोला, अब मेरी जंगली बिल्ली वाइल्ड होगी। कांड जो करके आई हो उससे बचने के लिए मुझ पर गुस्सा निकाल रही हो। रुक्षित की बात सुनकर आरना हड़बड़ा गई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, समझे आप? मैं चुपचाप लेटी हुई थी और आपने मुझे उठाया। यह सुनकर रुक्षित ने अपनी आंखें छोटी करते हुए डरावनी आवाज में कहा, अच्छा, फिर ये तुम जो अभी बाथरूम में उल्टियां कर रही थी, ये किसी विरासत में मिली है तुम्हें? मुझे बताना तो जरा।
ये कहते हुए रुक्षित आरना की तरफ बढ़ रहा था। आरना उसकी आवाज से ही कांपने लगी थी। वो जल्दी से बेड से कूद गई और भागते हुए कमरे से बाहर आई। रुक्षित गुस्से से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। रुको बीवी, आज तुम्हें माफिया का गुस्सा झेलना पड़ेगा। बहुत बोलने लगी हो, बहुत अपनी मर्जी चला रही हो, मेरी गैर मौजूदगी में बाहर का खाना ठूस कर खा रही हो। रुको तुम, आज तुम्हारा सारा बर्गर बाहर निकालता हूं। आरना छोटा सा मुंह बनाकर भाग रही थी। उसने भागते हुए कहा, तो क्या करती मैं? जब देखो तब ये मत खाओ वो मत खाओ। अरे एक नॉर्मल इंसान हूं मैं, मुझे भी जीने के लिए ये सब चाहिए। आपकी तरह शैतान थोड़ी हूं जो घास फूस खाकर जिंदा रह लूंगी। आरना हॉल में आ चुकी थी। सब उन दोनों को देख रहे थे। अक्षिता खुशी से चिल्लाते हुए बोली, पापा पापा पापा। आरना ने गुस्से से उसे देखा और उसके मुंह पर तकिया मारते हुए बोली, कैसी लड़की हो तुम, अपने पापा का साइड ले रही हो? सबके सब इस माफिया के लिए बिक चुके हैं, बस मैं ही अकेली बेचारी हूं, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। आरना की बात सुनकर रुक्षित उसकी तरफ लपका और बोला, मेरी सफेद बिल्ली, आज तुझे बहुत प्यार देता हूं, बहुत तेज होती जा रही हो। आरना जल्दी से अक्षित के पीछे छुप गई और रुक्षित को देखते हुए बोली, आप रुक्षित फुक्षित माफिया आरआर, जाइए जाइए, ये आंखें आप किसी और को दिखाना, मैं नहीं डरती आपसे, बड़े आए मुझे डराने वाले। ये कहते हुए आरना ने रोनी सूरत बना ली थी। उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगर उस माफिया को पता चला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। रुक्षित अपनी जगह पर रुक गया और अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर अपने बड़े से किंग साइज सोफे पर बैठ गया। उसका एक पैर सीधा था और दूसरा पैर हाफ फोल्ड था। उसने कातिल निगाहों से आरना को देखा, जो उसे ही देख रही थी, जिसे देख उसने शरारत से उसे अपनी आंखों से कुछ इशारे किए, जिसे देख आरना की हालत खराब हो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो रुक्षित को अपनी नीली आंखों से घूरे जा रही थी। रुक्षित ने अपनी गर्दन पर अजीब तरीके से हाथ फिरा दिया और डरावनी मुस्कान के साथ एक झटके में सोफे से उठ गया, जिसे देख आरना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वो सोफे पर गिर पड़ी। लेकिन वो जल्दी से संभल गई और फिर से उठकर तेजी से भागने लगी। उसका चेहरा रोने जैसे हो गया था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। वो दोनों ही टॉम एंड जेरी के जैसे लग रहे थे, जो एक दूसरे के पीछे भागते हैं। रुक्षित ने उसे देखते हुए खतरनाक अंदाज में कहा, क्या हुआ महबूबा, डर गई क्या? आरना को रुक्षित के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी। रुक्षित ने उसे देखा और बोला, जल्दी मेरे पास आओ, वरना देख लेना फिर तुम। आरना ने ठान ली थी कि वो इस बार रुक्षित के हाथ ही नहीं लगेगी। उसने मुंह बनाया और उसे इग्नोर करके गार्डन में चली गई। रुक्षित ने अपने बालों में हाथ फेरा और जोर से बोला, शेरा। शेरा का नाम सुनकर आरना यहां वहां देखने लगी। तभी उसे अपने पीछे से शेरा के दहाड़ने की आवाज आई, जिसे सुनकर आरना उछल पड़ी। शेरा अब काफी बड़ा हो गया था और भी ज्यादा खूंखार दिखने लगा था। आरना धीमे कदमों से वहां से खिसकने लगी और वापस अंदर भागने लगी। अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी। पेट दर्द के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। वो भागते हुए रूम में चली गई और बेड पर लेटकर रोने लगी। रुक्षित भी उसके पीछे जाने लगा, जिसे देख अक्षित धीरे से बोला, पापा मुझे आपसे। रुक्षित ने उसे रुकने के लिए कहा और बोला, अभी नहीं, बाद में। अक्षित उसका चेहरा देख समझ गया था कुछ हुआ है, जिस कारण रुक्षित सीरियस है। रुक्षित तेजी से कमरे में आ गया। आरना को देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से से आरना का नाम लिया, आरना। वो बेड पर पेट के बल लेटकर रो रही थी। उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था। रुक्षित को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से आरना को दवाई दी और उसे गुस्से से देखने लगा। आरना रोते हुए बोली, सब आपकी गलती है, अगर आप नहीं जाते तो मैं गुस्सा नहीं होती और ना ही ये सब होता। रुक्षित ने उसे सीने से लगा लिया और गुस्से में बोला, क्यों ऐसी हरकतें करती हो तुम हमेशा? अपनी हेल्थ को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? 2 बच्चों की मां हो गई हो, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली है तुम्हारी। अगर आगे तुमने ऐसा कुछ किया ना तो तुम देखना मैं क्या करता हूं। आरना रोते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है रुक्ष।
रुक्षित ने उसे बेड पर लेटा दिया और उसके पेट पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद आरना सो गई। रुक्षित ने उसके माथे को चूम लिया और वहां से बेसमेंट में चला गया, जहां अक्षित पहले से बैठा हुआ था। रुक्षित अपनी चेयर पर बैठ गया और सिगार पीने लगा। वो एकदम खामोश था। 2 सिगार पीने के बाद रुक्षित ने अपना सर चेयर से टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर दी। अक्षित ने थोड़ी देर उसे देखा पर कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद वो बोला, ममा को फिर से पेट दर्द हो गया ना? रुक्षित ने अपना सर हिला दिया और बोला, उसे हमेशा इतना ज्यादा दर्द नहीं होता, इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है। पता नहीं किस मॉल में ये सब क्या खाकर आ गई हैं। अक्षित ने उसे देखा तो अचानक उसका दिमाग ठनका। उसे रुद्रानी की बात याद आ गई। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि रुक्षित बोल पड़ा, पता है मुझे सब कुछ, बीवी ठीक है, मुझे सुबह ही खबर मिल चुकी थी इसलिए जल्दी आ गया। अक्षित की आंखें गहरी हो गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बनाई और बोला, मम्मा को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो ठीक है, मेरे होते हुए उसे कुछ हो भी नहीं सकता। रुक्षित ने किसी गहरी सोच में डूबते हुए कहा। अक्षित ने सर हिलाया तो रुक्षित ने उसे कुछ कहा, जिसके बाद अक्षित रिलैक्स हो गया और अपने कमरे में चला गया। रुक्षित भी अपने कमरे में चला गया। आरना अब सोकर उठ गई थी। अब उसका पेट दर्द काफी ठीक हो गया था। रुक्षित ने एक नजर उसे देखा और सीधा बाथरूम में चला गया। उसे ऐसे देख आरना मायूस हो गई। वो बेड पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद रुक्षित बॉक्सर पहनकर बाहर आया और अपना फोन लेकर सीधा बैल्कनी में चला गया। आरना बस उसे देखती रह गई। उसने अपना फोन लिया और रुक्षित का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद रुक्षित कमरे के अंदर आ गया और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। वो आरना को इग्नोर कर रहा था, जिससे आरना समझ गई थी कि उसका माफिया उससे नाराज है। उसने मुंह फुलाकर खुद से ही कहा, ये क्या बात हुई भला? नाराज मैं हूं और ये मुझे मनाने के बजाय खुद मुंह फुलाकर बैठे हैं। आरना ने फोन साइड में रख दिया और तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई। कुछ देर बाद वो बेड पर उठकर बैठ गई और फिर सीधा बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। उसने अपने बालों को टॉवल में लपेट रखा था और उसने रुक्षित की टी शर्ट पहन रखी थी, जो उसके घुटनों के थोड़े ऊपर तक आ रही थी। टी शर्ट का नेक एक साइड कंधे पर उतर गया था, जिससे उसकी गोरी गर्दन अच्छे से दिख रही थी। उसने अपने बालों को टॉवल से आजाद किया और उन्हें पोंछने लगी और फिल्मी गाना गुनगुनाते हुए कमरे में घुसने लगी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आरना ने अपने टॉवल को रुक्षित के ऊपर फेंक दिया और बेड पर कूद गई और अपने टेडी को बाहों में भरकर झूमने लगी। आरना ने तिरछी नजरों से रुक्षित को देखा और क्लोजेट रूम के अंदर चली गई और फिर हाथ में ड्रायर लेकर आ गई और अपने लंबे बालों को सुखाने के बाद कमरे में इधर उधर गोल गोल घूमने लगी। रुक्षित उसकी हर एक बात नोटिस कर रहा था। आरना ने उसे देखा कि वो उसे अभी भी इग्नोर कर रहा है, तो उसने अपना मुंह लटका लिया और बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई और अपने दोनों हाथों को गाल पर रख दिया। आरना ने देखा रुक्षित उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, जिसे देख वो बेड से उठ गई और कमरे से बाहर जाने लगी। उसने दरवाजा ओपन किया और जैसे ही कदम बाहर रखने वाली थी, रुक्षित ने उसे खींचकर दीवार से सटा दिया। आरना की शरारतें और बचकानी हरकतें बदस्तूर जारी है। क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरना ने बहुत ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड खा लिया था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेट दर्द हो रहा था। उसकी इस हरकत से रुक्षित उससे बेहद खफा हो गया था। आरना तरह तरह से उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आरना को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। काफी देर हो गई थी और रुक्षित ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो थक हार कर कमरे से बाहर निकलकर जाने लगी। तभी रुक्षित ने उसे अचानक पकड़ लिया और दीवार से सटा दिया। आरना एक झटके में दीवार से टिक गई और अपना सर उठाकर उस खूंखार माफिया को देखने लगी, जो लाल आंखें लिए उसे घूर रहा था। यह देख आरना ने मुंह बनाया और उसे धक्का देते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? जाइए,
अपना काम करिए, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। रुक्षित ने उसे कसकर दीवार से चिपका दिया और उसके हाथ पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, क्यों, अब भागने की कोशिश कर रही हो? अभी तो बहुत गाने गुनगुना रही थी, डांस करके उछल कूद कर रही थी। अब क्या हुआ? रुको जरा, अपने माफिया का डोज तो लेती जाओ महबूबा। आज तो बहुत कुछ खाया तुमने और फिर आते ही मुझे इतना भगाया अपने पीछे। अब तो सबका हिसाब लूंगा, बराबर लूंगा। आरना घबरा गई और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, मेरा पेट। रुक्षित ने उसके पेट को छूते हुए कहा, दिखाओ तो जरा, कहां कहां दर्द हो रहा है, मालिश कर देता हूं तुम्हारी। आओ तो जरा बीवी। उसकी बात सुनकर आरना हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूं माफिया जी, मुझे छोड़ दीजिए। रुक्षित ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ले जाकर बेड पर पटक दिया। आरना जल्दी से बेड से खड़ी होने लगी, जिसे देख रुक्षित उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आरना ने उसे देखा और रोनी शक्ल बनाकर बोली, मर गई आज। रुक्षित ने उसकी कमर और पेट में 2-3 जगह चिकोटी काट दी और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, यहां दर्द हो रहा था बीवी? ओ, या यहां हो रहा था? नहीं नहीं, अच्छा कि यहां हो रहा था? बताओ ना बीवी, ताकि मैं इलाज कर दूं एकदम अच्छे से। आरना ने गुस्से से रुक्षित को देखा और बुरा सा मुंह बनाकर बोली, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं माफिया डॉन, शैतान की पूर्वज। आरना ने यह कहकर रुक्षित के ऊपर हमला बोल दिया। वो बुरी तरह से उसे काट रही थी। कुछ देर बाद वो रुक गई और तेज तेज सांसें लेते हुए रुक्षित को देखने लगी। फिर उसने वही पास में पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाया और उससे रुक्षित के दोनों हाथ बांध दिए। रुक्षित भी मुस्कुराते हुए उसे दीवानगी से देख रहा था और वो अपनी महबूबा की इस हरकत को एंजॉय कर रहा था। रुक्षित की आंखों में आरना के लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। आरना के खुले हुए बाल रुक्षित के चेहरे पर झूल रहे थे और उसके बालों की खुशबू से उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था, जिसका एहसास आरना को अच्छे से महसूस हो रहा था। रुक्षित की आंखों में तड़प थी और आरना को पाने की चाह थी। उसका दिल बगावती हो रहा था, पर अपनी बीवी की उसके हाथ बांधने की बदमाशी के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो खुद के हाथों को आरना के बंधे बंधन से छुड़ा नहीं सकता, पर वो ऐसा करना नहीं चाहता था। वो आरना को देखना चाहता था कि आगे उसकी महबूबा उसके साथ और क्या क्या करने की सोच रही है। उसकी तबाही मचाने पर तुली हुई थी और वो उसे एंजॉय कर रहा था। आरना ने उसके चेहरे पर झूलते हुए अपने बाल तो नहीं हटाए, लेकिन इसके साथ ही वो उसके पूरे चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए धीरे धीरे घुमाने लगी। उसकी हरकत से रुक्षित पागलों की तरह दीवाना होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और आरना की उंगली को अपने दांतों के बीच हल्के से दबा दिया, जिसे देख आरना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका रोम रोम कांप उठा। उसने आह भरी और उसके मुंह से अपनी उंगली छुड़ा ली और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। उसने धीरे से उसके सीने को चूमते हुए कहा, लव यू रुक्ष, आपके बिना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए गुस्से में मुझसे ये गलती हो गई। रुक्षित का गुस्सा पूरी तरह से खत्म करने में आरना एक बार फिर से कामयाब हो गई। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने प्यार से आरना से कहा, लव यू बच्ची। ये सुनते ही आरना का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। उसने रुक्षित के हाथ खोल दिए और फिर रुक्षित ने आरना को बेड पर गिरा दिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों ही एक दूसरे में खो गए। अगली सुबह आरना बेड पर आराम से सो रही थी। वहीं रुक्षित उसके पास बैठकर अपना काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिसे देख रुक्षित अपनी जगह से उठ गया और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। बाहर अक्षित खड़ा था और बेचैनी से दरवाजे के खुलने की राह देख रहा था। रुक्षित ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ? अक्षित ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और गुस्से से बोला, वो कमीना उसे मारने की कोशिश कर रहा है। शी इज हॉस्पिटलाइज्ड। रुक्षित ने अपने माथे को रगड़ दिया
और बोला, मुझे पता है, तुम निकलो, मैं आता हूं कुछ देर में। अक्षित ने रुक्षित के पैर छू लिए और अंदर देखने लगा, जिसे देख रुक्षित बोला, वो सो रही है, तुम जाओ, उसे समझा दूंगा, अब देर करना सही नहीं होगा। अक्षित तेजी से वहां से चला गया। रुक्षित कमरे में आ गया और रेडी होने लगा। आरना अभी भी आराम से सो रही थी। उसने आरना के माथे को चूम लिया और बोला, सॉरी बीवी, अभी तो तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। रुक्षित तेजी से नीचे चला गया। वो फोन पर बातें करते हुए बाहर चला गया। उसके जाते ही अक्षिता और रुद्रानी भी घर से बाहर निकल गई। रुद्रानी अपने काम के सिलसिले में दूसरी तरफ चली गई और अक्षिता हॉस्पिटल के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर आई, किसी ने उसे खींचकर पिलर से टिका दिया। अक्षिता एकदम से घबरा गई। उसने सर उठाकर सामने देखा, जहां समर खड़ा उसे ही देख रहा था। समर को देख अक्षिता का शरीर डर से कांपने लगा। समर ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुम्हें क्या लगा अक्षु, मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा? प्यार किया है तुमसे, कोई मजाक नहीं। अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हें पाने के लिए किस हद तक चला जाऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, ना तुम्हारा भाई और ना तुम्हारे पापा। अक्षिता ने उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से से बोली, मेरे पापा को हल्के में मत लो, क्योंकि वो जो दिखते हैं वो है नहीं, और वो जो नहीं है वही वो है। तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता और मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। आगे से याद रखना, हमारा मिलना इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। यह कहकर अक्षिता ने समर को अपने आप से दूर कर दिया और धीमे धीमे सिसक कर रोते हुए वहां से चली गई। समर का उसके पापा को ऐसे बोलना उसे पसंद नहीं आया था। वो भले ही कैसे भी थे, उसकी तो जान थे। अक्षिता सिसकते हुए आगे जा रही थी कि अचानक उसकी टक्कर रुक्षित से हो गई। रुक्षित ने जब अक्षिता की आंखों में आंसुओं को देखा तो वो एकदम से बेचैन होकर बोला, मेरी गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अक्षिता ने जब रुक्षित को अपने सामने देखा तो वो घबरा गई और वो बोली, कुछ नहीं पापा, बस आंखों में कचरा चला गया था। रुक्षित ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम्हें बाद में देखता हूं, पहले उस नवाबजादे को देख लो। रुक्षित की बात अक्षिता को समझ नहीं आई, लेकिन उसे डर था अगर रुक्षित को उसके और समर के बारे में कुछ पता चला तो बड़ा बवाल हो जाएगा। रुक्षित ने उसे गार्ड के साथ घर भेज दिया। इस वक्त रुक्षित सिर्फ रुक्षित था, वो आरआर के रूप में नहीं था। समर ने पिलर के पीछे से रुक्षित को देखा और बोला, मेरे बाप की दुश्मनी तो तुम्हारे बॉस से है, फिर अक्षिता तुमसे इतना क्यों डरती है? कुछ तो बात है जो पूरी दुनिया को पता नहीं है, लेकिन सब कुछ पता करना होगा मुझे। मैं अक्षिता को खो नहीं सकता, किसी भी कीमत पर। समर वहां से चला गया। पिछले 1 साल से वो अक्षिता से ठीक से मिल नहीं पा रहा था। जब से अक्षिता को उसके बारे में पता चला था, तब से ही वो उससे दूर रहने लगी थी, और इस सब की ठीक ठीक वजह तो उसे भी पता नहीं थी। वहीं हॉस्पिटल के वार्ड के बेड पर अलीशा लेटी हुई थी। उसके हाथ पर गोली लगने के निशान थे और इस वक्त वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसके पास त्रिशिता थी, जो उसे ऐसे देखकर घबरा गई थी। तभी वहां अक्षित आ गया। उसके आने की आहट सुनते ही अलीशा ने आंखें खोली और उसे देखते साथ ही अलीशा और त्रिशिता की आंखें छोटी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अक्षित वहां क्यों आ गया, लेकिन अलीशा ने अपने काम के कारण उससे बात करना ही बेहतर समझा। अक्षित उसके पास जाकर बोला, कैसी हो तुम? मैं तो डर ही गया था तुम्हारे बारे में सुनकर। अक्षित की आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत, दर्द, बेचैनी सब कुछ था, लेकिन अलीशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि महज 3-4 मुलाकातों में ही अक्षित उसे इतना बेसब्र होकर क्यों देख रहा है, जैसे पता नहीं कितने सालों से वो उसे जानता हो। अक्षित ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। अलीशा उसे ही देख रही थी। उसकी छुअन हमेशा उसे एआर की याद दिला देती थी। वो उसकी आंखों में गहराई से देख रही थी, पर अक्षित ने उसे इतना मौका ही नहीं दिया और त्रिशिता को देखते हुए बोला, मैं अलीशा से अकेले में बात करना चाहता हूं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम
त्रिशिता ने अपना सर हिला दिया और बाहर चली गई। अलीशा बेड के सिरहाने टिक कर बैठ गई और उसे देखने लगी। अक्षित ने गहरी सांस ली और बोला, अलीशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाओगी हमेशा के लिए? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अक्षित का कन्फेशन सुनकर अलीशा उसे बस देखती रह गई। उसके सामने एआर का चेहरा घूमने लगा। उसके साथ बिताए हर पल उसकी नजरों के सामने थे। वो बहुत उलझ गई थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन मैं कैसे? मैं ये नहीं कर सकती। अक्षित ने उसे देखा और अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर अपने आप को शांत करते हुए बोला, क्यों क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे शादी? क्या कमी है मुझ पे जो तुम मुझे मना कर रही हो? अक्षित का दिमाग खराब हो गया था। उसे खुद पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। अलीशा ने उसे अजीब नजरों से देखा और अपने मन में बोली, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है और मुझसे शादी करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? अलीशा अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसके फोन पर मैसेज आया, जिसे देख अलीशा ने उसे ओपन किया और उस मैसेज को पढ़ने लगी। उसे पढ़ने के बाद अलीशा ने गहरी सांस ली और अक्षित को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। अलीशा ने कुछ देर अपना सर झुका कर रखा और अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोली, शायद हमारी मोहब्बत इतनी ही थी, लेकिन मैं नफरत का रिश्ता पूरे दिल से निभाऊंगी मिस्टर एआर। अब अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो तुम। अब ये अलीशा तुम्हारी मोहब्बत नहीं, नफरत बनकर आएगी तुम्हें तबाह करने। तभी कमरे का दरवाजा खुला, जिसकी आवाज सुनकर अलीशा ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सामने देखा और हैरानी से उस तरफ देखने लगी। आखिरकार अक्षित ने कर तो दिया है अपने इश्क का इजहार, लेकिन पता नहीं क्या होगा इस मोहब्बत का अंजाम। जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अलीशा हॉस्पिटल में एडमिट थी और अक्षित के सामने बेड पर बैठी हुई थी। अक्षित ने अपने इश्क का इजहार उसके सामने कर दिया था और वो सोच में डूबी हुई थी। तभी सामने दरवाजे से कोई आया। अलीशा ने सामने देखा जहां रुक्षित रौब से खड़ा था, फॉर्मल सूट में, जेल से सेट बाल। आज भी उसका रुआब उतना ही था, बस इस वक्त वो रुक्षित ठाकुर था। रुक्षित चलकर अंदर आया और अलीशा को देखते हुए बोला, कैसी हो बेटा? अलीशा अभी भी शॉक थी। आरआर का सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी उसके सामने खड़ा था। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अलीशा एकदम से ठीक से बैठ गई और रुक्षित को स्माइल पास करते हुए बोली, जी सर, मैं ठीक हूं। रुक्षित ने अक्षित को देखा तो अक्षित ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, जिसे देख रुक्षित ने अलीशा को देखते हुए पूछा, तो क्या सोचा है तुमने बेटा? अलीशा ने उन दोनों को भी देखा और गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है सर, मैं तैयार हूं, पर मेरी तरफ से सिवाय मेरी फ्रेंड के कोई नहीं है। अक्षित और रुक्षित के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई, जिसे दोनों ने ही बड़े आसानी से छुपा लिया। रुक्षित ने सर हिलाया और अक्षित को बाहर आने को कहकर बाहर चला गया। उसने गाड़ी में बैठकर आरना को फोन लगाया। पैलेस में आरना अभी भी सो रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। आरना कसमसाते हुए हिली और आंखें बंद किए हुए ही अपना फोन उठाकर कान पर लगाते हुए बोली, हेलो, डॉक्टर आरना ठाकुर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से रुक्षित ने जैसे ही आरना की बात सुनी, उसने अपना सर हिलाया और अपनी रौबदार आवाज में डरावने तरीके से बोला, बीवी, अगर तुम 5 मिनट में रेडी नहीं हुई ना, तो मैं वहां आकर तुम्हें शेरा के साथ बांध दूंगा। रुक्षित की इतनी डरावनी बात सुनकर आरना के होश उड़ गए। उसने फोन को बेड पर फेंक दिया और सीधा बाथरूम में घुस गई और नहाते हुए रुक्षित को भला बुरा बोलने लगी। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई। आज उसने सिंपल सी लाइट येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर सिल्वर स्टोन की पट्टी थी। उसने अपने बालों का अच्छे से जूड़ा बना दिया और सिंपल सा मेकअप किया। उसने अपने आप को आईने में देखा और शर्माते हुए बोली, उफ, मेरे माफिया की तबाही, तू आज भी कितनी खूबसूरत है।
आज तुझे देखकर तेरे पति के होश उड़ने वाले हैं। आरना ने खुद को ठीक किया और अपना फोन लेकर नीचे चली गई। नीचे सब रेडी होकर बैठे हुए थे। उन्हें देख आरना ने सोफे पर बैठते हुए कहा, पता नहीं ये माफिया आज क्या करने वाले हैं जो हम सबको इतना तैयार होने के लिए कहा है। अक्षता अपने कमरे से बाहर आते हुए बोली, ये तो पापा के आने के बाद ही पता चलेगा ना मॉम। आ गई पापा की चमची। तुम इधर आओ, तुम्हारा कल का हिसाब लेना है मुझे। आरना ने उसे आंखें दिखाई तो अक्षता हंसते हुए उसके गले लगकर उसे गाल पर किस करते हुए बोली, ओह मेरी प्यारी माँ, मैं तो आपसे भी उतना ही प्यार करती हूं जितना पापा से। आरना ने उसके गालों पर थपथपाया और बोली, बस बस, ये मस्का पॉलिश मुझे मत लगा, मैंने तुझसे भी बड़े बड़े कांड किए हैं। आरना की बात सुनकर अक्षता हंसने लगी और वो दोनों माँ बेटी बैठकर बातें करने लगे। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर सब बाहर आ गए। रुक्षित गाड़ी से बाहर आया और आरना को ऊपर से नीचे तक एकटक देखते हुए जैसे खोस आ गया और अपने मन में बोला, उफ महबूबा, आज तो तबाही लग रही है। आरना ने उसके सामने चुटकी बजाई और बोली, ओ माफिया डॉन, कहां खो गए? रुक्षित ने उसे नशे से घूर कर देखा और उसके कान में फुसफुसा कर बोला, कल का प्यार बहुत कम पड़ गया ना बीवी, सोच रहा हूं आज उसे पूरा कर लूं। आरना ने उसके पेट पर चिमटी काटी और अपने होठों को गोल करते हुए बोली, भूल जाइए मिस्टर माफिया जी, आज आराम, सिर्फ आराम। रुक्षित ने उसे गाड़ी में बैठा दिया और बोला, तुम्हें मैं रात को देखूंगा बीवी, अभी चलो काम है। आरना मुंह बनाकर बैठ गई और रुक्षित को घूरने लगी। सब गाड़ी में बैठ गए। अक्षता आरना के पास बैठ गई और उसने उसे रुक्षित की तरफ धकेल दिया था। उसकी हरकत देख आरना ने उसे डांटते हुए कहा, आजकल बहुत शरारत करने लगी हो तुम अक्षु। उसकी बात सुनकर रुक्षित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और ये सब गुण तुम्हारे ही हैं जो इसके अंदर जा चुके हैं। उसकी बात सुनकर आरना ने उसकी थाई पर थप्पड़ मारते हुए कहा, हो गया आपका बाप बेटी पुराण शुरू, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। हाँ। आरना की बात सुनकर रुक्षित ने धीरे से उसके कान में कहा, बीवी, भूल गई अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? कहो तो अभी। रुक्षित की बात सुनकर आरना ने उसे घूर कर देखा और धीरे से बोली, बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन आपकी बेशर्मी भी हद से ज्यादा ही होती है। अब चुप भी रहिए, अक्षु साथ में बैठी है। अक्षिता अपने फोन में कुछ देख रही थी तो इन दोनों की फुसफुसाहट पर उसका ध्यान ही नहीं गया। रुक्षित उसकी बात सुनकर कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो सब एक मंदिर के बाहर आकर रुक गए। वहां शादी का मंडप बना हुआ था। सभी गाड़ी से बाहर आए और बाहर का नजारा देखकर हैरान हो गए। रुक्षित ने सबको अंदर चलने का इशारा किया। आरना ने रुक्षित को देखा तो रुक्षित ने उसे शांत रहने का इशारा किया और आगे बढ़ने लगा। मंदिर में अक्षित दूल्हे के कपड़ों में खड़ा था और उसके पास अलीशा खड़ी थी जो सुहाग का जोड़ा पहने हुए थी। आरना ने जब ये देखा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से रुक्षित को देखा और चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है रुक्ष? और अक्ष यहां खड़ा है, उसकी शादी है और मुझे सीधा मंडप में बुलाया जैसे मैं कोई मेहमान हूं। आरना को चिल्लाते देख रुक्षित ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, चिल्लाओ मत आरना, तुम कमरे में नहीं हो, इस बात का ध्यान रखो। रुक्षित की बात सुनकर आरना की आंखों में आंसू आ गए, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। उसने गुस्से में रुक्षित के हाथ को अपनी कमर से हटा दिया और भागते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गई। रुक्षित ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और वो भी गुस्से में गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आरना गाड़ी में बैठकर रो रही थी। सब परेशान हो गए थे। सबको पता था अब आरना रोने लगेगी और रुक्षित उस पर गुस्सा करेगा। उसने अपने कोट के बटन खोल दिए और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, पर यह क्या, गाड़ी तो अंदर से लॉक थी। रुक्षित का दिमाग खराब हो गया। उसने बेहद गुस्से से ड्राइवर को देखा जो चाबी गाड़ी में ही लगी हुई छोड़कर बाहर निकल गया था। आरना ने रुक्षित को देखा और अपना मुंह फेर कर बैठ गई। रुक्षित ने गुस्से से उसे देखा और गाड़ी का दरवाजा खटखटाया और बोला, आरना, गाड़ी अनलॉक करो।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरना ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और जोर जोर से रोने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके बेटे ने और पति ने आज उसे ही पराया कर दिया। आरना रोते रोते खांसने लगी, जिसे देख रुक्षित का दिमाग खराब होने लगा था। उसने गुस्से से आरना को देखा और एक झटके में आगे के दरवाजे का कांच फोड़ दिया। एक जोरदार आवाज हुई, जिससे आरना एकदम से चौंक गई। उसने सर उठाकर देखा तो रुक्षित का गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा उसके सामने था। रुक्षित ने गाड़ी को अनलॉक किया और पीछे का दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। आरना वहां से भागना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि रुक्षित ने उसे कसकर पकड़ रखा था। आरना उसकी बाहों में कसमसाने लगी तो रुक्षित ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आरना ने उसके सीने पर जोर जोर से मुक्के मारे और रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर रुक्षित ने उसकी चिन को कसकर पकड़ लिया और उसे घूरने लगा। यह देख आरना चुप होकर बैठ गई। रुक्षित ने उसे चुप देखा तो उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ और वो उसे समझाते हुए बोला, बिना पूरी बात जाने ये गुस्सा तुम्हें आता क्यों है? कितनी बार कहा है, पहले पूरी बात जान लो, उसके बाद ही कोई राय कायम करना। शादी के बाद तो खुद को इतना मैच्योर दिखाती थी, अब कहां गई तुम्हारी सारी मैच्योरिटी? जब देखो तब आंसू तुम्हारी आंखों में आ जाते हैं। कितनी बार कहा है, नहीं पसंद मुझे तुम्हारा रोना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हर बार एक ही बात तुम्हारे दिमाग में बैठती क्यों नहीं आरना? आरना ने उसे गुस्से से घूरा और उसके कोट को खींचते हुए बोली, ये बार बार आरना आरना क्यों बोल रहे हैं आप मुझे? आपको समझ नहीं आता? बीवी कहिए मुझे, ना कि आरना। मैं आपसे गुस्सा हूं, लेकिन हर बार बदले में आप मुझसे गुस्सा क्यों होने लगते हैं? जाइए आपके बेटे के पास। इतना बड़ा फैसला लिया है तो खुद ही सब कीजिए, मुझे क्यों बुलाया यहां? आरना सच में बहुत गुस्से में थी। कितने अरमान थे उसके अपने बेटे की शादी के, और अब सब धरे के धरे रह गए थे। आरना गाड़ी से बाहर आई और वहां से जाने लगी। रुक्षित ने परेशानी से अपना सर हिलाया और गाड़ी से बाहर आया। उसने आरना को मनाने की हर कोशिश कर ली थी। आखिरकार थककर उसने आरना को अपनी गोद में उठा लिया और मंदिर की तरफ बढ़ गया। आरना ने गुस्से से उसके हाथ को नोच लिया और अपने पैरों को हिलाते हुए बोली, मुझे छोड़िए रुक्ष, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह उठाने की? छोड़िए मुझे, नहीं तो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। रुक्षित ने उसे मंडप के पास खड़ा कर दिया और उसे गुस्से से देखने लगा। आरना ने अपनी नजरें उससे फेर ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ सोचा और चुपचाप वहां बैठ गई, जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही ना हो। अक्षिता उसके पास जाकर खड़ी हो गई और पुचकारते हुए बोली, मां प्लीज शांत हो जाइए, पापा और अक्ष ऐसे ही कोई फैसला नहीं लेंगे ना? आरना ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और बोली, तुम यहां उनकी तरफदारी करने आई हो तो जाओ उनके पास ही, मेरे पास कोई नहीं आएगा, समझी तुम? रूही ने उसे देखते हुए कहा, बस कर आरू, क्या जिद लगा रखी है तुमने? इतनी खुशी के दिन को तुम्हें खराब करना है क्या? आरना ने उसे देखा और बोली, ओह सॉरी, मैंने सबकी खुशी के दिन को खराब कर दिया, सॉरी। अब आप सब कहें तो घुटनों के बल बैठकर सॉरी बोलूं, और अगर वो भी कम पड़े तो बोलो, मैं यहां से चली जाती हूं। वैसे भी मैं जा ही रही थी यहां से, लेकिन। इतना कहकर आरना ने अपने दांत पीस लिए। रूही ने उसे देखा और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि रुक्षित ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, शादी हो जाने दो, फिर सबको देखता हूं मैं। उसकी रौबदार आवाज सुनकर सब चुप हो गए। आरना ने मुंह फेर लिया और अपनी जगह से उठकर मंदिर के अंदर चली गई। सबने उसे देखा। रुक्षित ने गहरी सांस ली और उसके पीछे चला गया। आरना अंदर भगवान से शिकायत कर रही थी, या यूं कहे रुक्षित की शिकायत कर रही थी। रुक्षित ने आरना को देखा जो मुंह फुलाए हुए खड़ी थी। रुक्षित ने सर हिलाते हुए धीरे से कहा, मैंने अपने बच्चों को इतना नहीं संभाला था जितना इस बच्ची को संभालना पड़ता है। इसकी बस उम्र बढ़ रही है, दिमाग आज भी उतना ही है जितना पहले था। रुक्षित उसके पास जाकर खड़ा हो गया और अपनी सख्त आवाज में बोला, अब तुम्हारा कोटा पूरा हो गया हो तो बाहर चलो, देरी हो रही है।
रुक्षित की बात सुनकर आरना अपनी जगह से हिली तक नहीं और ना ही कोई रिएक्शन दिया। वो बस ऐसे खड़ी रही जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तभी उसके कानों में अक्ष की आवाज आई, मां। बेटे के प्यार भरे मनुहार से तो पिघल ही जाएगा ना एक मां का दिल। हालांकि बात तो नाराजगी की ही है, क्योंकि हर मां का एक सुनहरा ख्वाब होता है, अपने बेटे की शादी। इसके लिए वो क्या क्या सोच कर रखती है, और जब वो ख्वाब यूं छन से टूटता है तो नाराजगी तो स्वाभाविक है। चलिए देखते हैं कि रूठी हुई आरना बेटे के कहने पर मान जाती है या नहीं। सुनते हैं अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।